अस्सलामु अलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क की सरबराही में होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़राए दाखिला, खारजा और ख़जाना के अलावा दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खात्मे और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की फंडिंग पर नजर रखने वाले आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमेटी ने फैसला किया कि FATF को पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात और हुकूमत की पॉलिसियों से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने काला बाग डैम बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अब सुप्रीम कोर्ट डैम्स बनाने से मुतालिक आगे बढ़ेगी और अपना किरदार अदा करेगी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में लार्जर बिंग कालाबाग डैम बनाने से मुतल्लिक बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त पाकिस्तान में बहस कालाबाग डैम की नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि पानी की किल्लत कैसे ख़त्म होगी। जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि मालूम है आइंदा वक्तों में पानी की अहमियत क्या होगी, लेकिन चार भाई जिसमें मुतफिक नहीं तो फिर मुतबादिल क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने पानी की किल्लत के खात्मे का तहिया कर लिया, हम एक डैम बना देते हैं जिसमें एतजाज एहसन और दीगर माहिरीन की खिदमात लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट डैम्स बनाने से मुतल्लिक आगे बढ़ेगी और किरदार अदा करेगी। ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट सेमिनार करेगा, माहिरीन तजवीज देंगी और बैठकर SOPs बनाएंगे। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को कहा कि बताया जाए कि मुल्क में डैम्स किस तरह बनाए जाएं, आप सिफारिशात दें, हम पार्लियामेंट से सिफारिश करेंगे। जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि कानून बनाने की सलाहियत मुल्क में खत्म हो चुकी है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जरिए कानून बनाकर पार्लियामेंट को सिफारिश की जा सकती है। कौम इख्तियार दे तो सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करने को तैयार है। दौरान समाअत साबिक चेयरमैन वापडा ज़फ़र महमूद अदालत में पेश हुए, जिनसे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप बताएं कि पानी की किल्लत कैसे पूरी करें, जिस पर उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम बनाने पर लोगों को मुकम्मल आगाही नहीं। इस तनाज़े के बाद वापडा के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया था। ज़फ़र महमूद ने कमरे अदालत में प्रोजेक्टर के जरिए कालाबाग डैम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि माहौलियात की तब्दीली पर पाकिस्तान में सैलाब आना शुरू हुए, ग्लेशियर्स तेजी से पिघलना शुरू हो चुके हैं। साबिक चेयरमैन वापडा ने कहा कि भारत ने रावी, सतलज और ब्यास के पानी पर कब्जा कर लिया है और इंडस वाटर माहिदे से भी खतरात हो चुके हैं। जब सैलाब आता है तो भारत पानी छोड़ सकता है, जबकि भारत के डैम्स में तकनीकी तौर पर ज्यादा पानी जखीरा किया जा सकता है। ज़फ़र महमूद ने कहा कि डैम्स बनाने से मुतल्लिक हमने कोताही की, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमतों को इनका अदराक नहीं रहा, जिस पर ज़फ़र महमूद का कहना था कि तमाम हुकूमतें ही इसी मुजरमाना गफलत की जिम्मेदार हैं। भारत तसलसल के साथ पानी बंद करने की कोशिश करेगा और वो इस हवाले से हमें मजीद तंग करेगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा पानी की अहमियत है, ये बताएं कि अदालत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। साबिक चेयरमैन वापडा ने कहा कि कोयटा का पानी इतना नीचे जा चुका है कि बहाली में 200 साल लगेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 साल बाद तो कोयटा में पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं होगा, तो लोगों को वहां से हिजरत करना पड़ेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाखों गैलन गंदा पानी समुद्र में जा रहा है, जिस पर ज़फ़र महमूद ने कहा कि इसका हल ये है कि सनती फजले के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला प्रोफेसर हसन अस्करी ने कहा है कि मेरा ना पहले कोई सियासी एजेंडा था और ना ही अब मेरा कोई इरादा है कि मैं सियासत में शामिल हो जाऊं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के निगरान वज़ीर आला प्रोफेसर हसन अस्करी का कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, लेकिन इलेक्शन के लिए गाइडलाइन देना और फ्रेमवर्क आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इसमें हम अपना ताउन फ्राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम सूबाई निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इस फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए सियासी जमातों को यकसा मौके फ्राहम करें। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि अगर हम इंतखाबात साफ और शफाफ कराने हैं तो इसके लिए बुनियादी चीज़ अमन व अमान है और इसी फ्रेमवर्क में इंतखाबात होते हैं और जमहूरियत मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत वक्ती होती है, लेकिन कोशिश होगी कि अवाम के लिए कुछ काम किए जा सके। एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर हसन अस्करी का कहना था कि सियासी जमातों का एतबार काम की बुनियाद पर बहाल होगा। मेरा ख्याल है कि जब सियासी जमातें कारकर्दगी को देखेंगी तो उनके शक व शुबात दूर हो जाएंगे। उनका कहना था कि निगरान इंतजामिया गैर जानबदारी से काम करेंगी और तमाम सियासी जमातों के कानून और इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में तमाम सहूलियात फराहम करेंगी। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि निगरान हुकूमत की काबीना मुख्तसर होगी और इसमें सियासी जमात के कोई लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत आती है इसमें कोई ना कोई तब्दीली होती है।
उन्होंने कहा कि हमें गुज़िश्ता इंतखाबात का तजुर्बा है, इसमें ज़िली इंतज़ामिया का किरदार अहम होता है। हमारी कोशिश होगी कि हम ज़िली इंतज़ामिया को ये बावर कराएं कि आपका काम किसी सियासी जमात की हमायत करना नहीं है। प्रोफेसर हसन अस्करी का कहना था कि मैंने जब से लिखना शुरू किया हर हुकूमत पर तनकीद की और मेरे 5000 से ज़ायद कालम अखबारात में शाया हो चुके हैं। खलाई मखलूक से मुतल्लिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खलाई मखलूक कौन है और ये एक सियासी बयान है, क्योंकि सियासी जमातों का मकसद होता है उन्हें वोट ज़्यादा मिले और वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकें। साबिक विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इंतखाबात से इनकार करते हुए NA 175 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी आज मुल्तान में हामिद सईद काज़मी की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां दोनों की मुलाकात हुई। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसफ जरदारी हामिद सईद काज़मी और तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुकाबले में इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तहम साबिक वजीर ने NA 156 से इलेक्शन लड़ने से उन्हें रोक दिया। हामिद सईद काज़मी ने NA 175 लियाकतपुर से आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हामिद सईद काज़मी का कहना था कि मैं इलेक्शन लियाकतपुर हल्के से लड़ना चाहता हूँ, तहम आसिफ जरदारी की ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ इंतखाबात में हिस्सा ना लूँ। उन्होंने बताया कि मैंने जरदारी साहब से माजरत कर ली, जिसका उन्होंने बुरा नहीं मनाया। उनका कहना था कि आज़ाद हैसियत से NA 175 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर जीता तो फैसला करूँगा किसी पार्टी में जाना है, अगर जीता तो फैसला करूंगा किस पार्टी में जाना है। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने हामिद सईद काज़मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हामिद सईद ने आसिफ जरदारी को इनकार किया, इससे इमरान खान को आगाह करूंगा। उनका मजीद कहना था कि हामिद सईद काज़मी के फैसले से वो हमारे बहुत नज़दीक हो गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं चंद लोग 70 सालों से मुल्क की तकदीर का फैसला करते आए हैं, ताहम अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, जबकि दुश्मनों की शदीद ख्वाहिश है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि दुश्मनों की शदीद ख्वाहिश है कि मुझे पाबंदे सलासल कर दिया जाए। उन दुश्मनों की ख्वाहिश पहले भी पूरी हो चुकी है, जब मुझे अटक जेल में डाला गया, मुल्क बदर किया गया और अब ये फिर जेल में डालने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर मैं कैद हो भी गया तो आवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जहां भी रहूंगा वहां तक आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि मैं बुज़दिल शख्स नहीं हूं और ना ही मैं अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा हूं, बल्कि मैं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जिदोजहद कर रहा हूं। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा करने और मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाला शख्स आज पेशियां भुगत रहा है। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने की सज़ा दी गई। बेटे की तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से फारिग और फिर ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में वोट का कोई तकद्दुस नहीं, 70 सालों से वोट को इज्जत नहीं दी गई और चंद लोग मुल्क की तकदीर का फैसला करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम चंद लोगों को तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे और वोट के तकद्दुस और इसकी इज्जत को बहाल करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी अक्ल व फरासत में ये बात नहीं आ रही, सब कुछ कानून से बालातर हो रहा है। एक तरफ संगीन गद्दारी का मुकदमा, दूसरी जानिब इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त मिल गई। अब कहाँ गया आइन और कानून, आर्टिकल 6 और किधर गए सारे मुकदमात? एक शख्स किस तरह कानून और आइन से बालातर हो सकता है? तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात 2018 के लिए टिकटों की तकसीम में कई अहम उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मर्दान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली मोहम्मद खान और कोहाट से शहरियार आफरीदी की 5 साल कारकर्दगी से पार्टी क़यादत मुतमईन न हो सकी। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं को टिकटों का फैसला कारकुनों की राय से मशरूत कर दिया गया है और दोनों रहनुमाओं को कारकुनों और हल्के के अवाम की आराज़ सामने आने पर टिकट देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से पार्टी क़यादत सर्वे रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हतमी फैसला करेगी। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला अलाउद्दीन मरी ने कहा है कि अगर गर्मी की वजह से इंतखाबात 10 से 15 रोज तक आगे बढ़ भी जाएं तो कोई कबाहत नहीं। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला अलाउद्दीन मरी ने अपने अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर मोहम्मद खान अचकजई ने उनसे हल्फ लिया, जबकि हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सरदार साले भोताई और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला ने अहदे का हल्फ उठाते ही एक नई बहस छेड़ दी और कहा कि अगर गर्मी की वजह से इलेक्शन 10 से 15 रोज आगे बढ़ भी जाते हैं तो कोई कबाहत नहीं है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, क़याम अमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों से राबते किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के इंतखाबी टिकट के लिए उम्मीदवारों के नामों का हतमी ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में।
تجویز کردہ ناموں میں زیادہ تر وہ افراد موجود ہیں جو حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ اب تک پارٹی نے قومی اسمبلی 272 نشستوں کے لیے 173 امیدواروں جبکہ صوبائی اسمبلی کی 427 نشستوں کے لیے 290 امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے زیادہ تر نئے امیدواروں کا چناؤ کرنے پر پارٹی کے دیرینہ کارکنان اور رہنماؤں میں بے چینی پائی جاتی ہے، جس کے باعث چیئرمین عمران خان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں کارکنان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ پارٹی ٹکٹ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پارٹی کے سربراہ عمران خان خود 5 حلقوں سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخاب لڑ رہے ہیں، جس میں NA 53 اسلام آباد، NA 35 بنوں، NA 95 میانوالی، NA 131 لاہور اور NA 243 کراچی شامل ہیں۔ اس مرتبہ عمران خان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے اسلام آباد اور کراچی سے انتخابات میں حصہ لینے جبکہ راولپنڈی سے انتخابات نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، جہاں گزشتہ 2013 کے عام انتخابات میں حلقہ NA 56 سے انہیں کامیابی ملی تھی۔ اس ضمن میں خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے لیے تقریباً 90% ٹکٹ دیے گئے ہیں، جہاں کل 99 نشستوں کے لیے 81 امیدوار میدان میں اتریں گے، جبکہ پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں کے لیے 186 ٹکٹس، بلوچستان کی 51 نشستوں کے لیے 23 ٹکٹس اور سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں کے لیے محض 21 ٹکٹس دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری کے مطابق ٹکٹ دینے کا یہ پہلا مرحلہ تھا، چنانچہ باقی ماندہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ٹکٹ دینے کا اعلان 13 جون کو کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی اپنے آبائی حلقے NA 156 جبکہ فواد چودھری NA 67 جہلم سے انتخابات میں حصہ لیں گے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو حلقہ NA 25 نوشہرہ اور مراد سعید کو NA 4 سوات کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح عبدالعلیم خان کو NA 129 لاہور کا ٹکٹ دیا گیا، جہاں انہیں گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ غلام سردار خان کو قومی اسمبلی کی 2 نشستوں NA 59 اٹک اور NA 63 کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں سے ایک عامر محمود کیانی کو NA 61 راولپنڈی کا ٹکٹ دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جنہیں ضمنی انتخابات میں کلثوم نواز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، NA 125 سے انتخاب میں حصہ لیں گی، جبکہ اعجاز چودھری NA 133 سے کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شفقت محمود نے NA 130 لاہور کے لیے پارٹی ٹکٹ حاصل کیا، جبکہ گزشتہ انتخابات میں وہ NA 126 سے کامیاب ہوئے تھے جو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جبکہ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری سابق وزیر دفاع کے خلاف حلقہ NA 73 سیالکوٹ سے میدان میں اتریں گے۔ اس کے علاوہ جن اہم رہنماؤں کو ٹکٹ دیے گئے ان میں عمر ایوب خان، عثمان خان ترکئی، طاہر صادق، ابرار الحق، نظر محمد گوندل، ندیم افضل گوندل، اسحاق خاکوانی، سردار طالب نکئی، رضا حیات ہیراج اور احمد یار ہیراج شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے کچھ مرکزی رہنما انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پارٹی ٹکٹ سے محروم رہے، جن میں سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی، سابق رکن قومی اسمبلی علی محمد خان، فردوس عاشق ایوان اور شہریار آفریدی شامل ہیں۔ اس ضمن میں جاری کیے گئے بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ افراد جنہیں پارٹی ٹکٹ نہیں مل سکے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پارٹی ٹکٹ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی اور سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے سپریم کورٹ کی جانب سے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت دینے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ اگر سابق عامر پرویز مشرف کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت دی گئی تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1973 کے آئین کے دفعہ 6 کے تحت 11 مئی 2016 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف جاری غداری کے مقدمے میں مفرور قرار دیا تھا، جو خرابی صحت کا بہانہ بنا کر عدالت کو دھوکہ دے کر ملک سے فرار ہوئے اور ابھی تک مفرور ہیں۔ اس حوالے سے سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے کہا کہ پرویز مشرف پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اس ضمن میں کالا باغ ڈیم کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ تینوں صوبے پہلے ہی ڈیم کی مخالفت میں قرارداد دے چکے ہیں، جس کے باعث یہ معاملہ حتمی فیصلے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر وفاق نے ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا تو اسے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی میں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مارٹر شیل فائر کیے، جس کے نتیجے میں ایک شخص اور ایک خاتون زخمی ہو گئے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر علی اصغر کے مطابق کھوئٹہ تحصیل کے گاؤں جنجوٹ بہادر میں حمزہ صدیقی نامی شخص اور سویرا خاتون مارٹر شیل کے ٹکڑے لگنے سے زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال ایک مارٹر گولہ فائر کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کے مابین گزشتہ ماہ 29 مئی کو سرحد کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سمجھوتہ طے پایا تھا، جس کے تحت پاک بھارت ورکنگ باؤنڈری پر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے اور شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرنے کی ضمانت دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ دونوں اعلی افسران نے اس بات پر بھی رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2003 کے سیز فائر معاہدے پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا اور آج کے بعد سرحد کے اطراف جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔
ताहम समझौते के महज 72 घंटों बाद ही भारत की जानिब से 1 जून को स्नाइपर से गोली फायर की गई, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ में एक शख्स जख्मी हो गया था। इसके 2 दिन बाद ही सियालकोट ज़िला में भारतीय फ़ौज की जानिब से भारी शेलिंग की गई, जिससे एक बुजुर्ग खातून और एक बच्ची जाँ बहक जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए थे। शुमाल मगरबी शाम में बागियों के ज़ेरे कब्जा रिहायशी इलाके में बमबारी के नतीजे में 44 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। शुमाल मगरबी शाम में बागियों के ज़ेरे कब्जा रिहायशी इलाके में बमबारी के नतीजे में 44 अफराद हलाक हो गए। सुबह हलब के इलाके जरदाना में किए जाने वाले फ़िज़ाई हमले में हलाक होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। फ़िज़ाई हमला मुमकिना तौर पर रूसी तैयारों ने किया। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि इस इल्ज़ाम का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जरदाना के बड़े हिस्से पर बागियों का कब्जा है, जहाँ हयात तहरीर शाम इत्तेहाद की भी मौजूदगी है। बमबारी से इलाके की कई इमारतें मिट्टी का ढेर बन गईं, जिनके मलबे को हटाने का काम ताहाल जारी है। हलब के बड़े हिस्से पर बागियों और जहादी ग्रुपों का कब्जा है। सिर्फ एक हिस्से पर रूस की हिमायत याफ्ता हुकूमत का कंट्रोल है। 2015 में रूस की मदाखलत के बाद शामी हुकूमत तकरीबन निस्फ का कंट्रोल दोबारा हासिल कर चुकी है। हुकूमत के खिलाफ खूनरेज मुजाहिरों के बाद 2011 में शाम में शुरू होने वाली जंग में अब तक 3.5 लाख से जायद इफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर पानूस मुमतजीज़ ने खबरदार करते हुए कहा कि मकबूजा इलाके में आम शहरियों को निशाना बनाने को अब रोक देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पूरे शाम में मगरबी गोता से लेकर किरदू के मकबूजा इलाके आफरीन तक 1 माह की जंग बंदी की अपील जाती रही है, जहां तुर्की की जानिब से आने वाले दिनों में कार्रवाई की धमकी दी जा चुकी है। वफाकी वजारत दाखिला ने ईद उल फित्र पर 4 सरकारी छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से ईद उल फित्र की छुट्टियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ईद उल फित्र पर 15 जून बरोज़ जुम्मे से 18 जून बरोज़ पीर तक तातीलात होंगी। गुज़िश्ता रोज़ वजारत दाखिला ने ईद उल फित्र के लिए 5 छुट्टियों की समरी तैयार की थी, जिसमें 14 जून से 18 जून तक छुट्टियों का कहा गया था। ताहम वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में अब 14 के बजाय 15 जून से 18 जून तक की तातीलात का ऐलान किया गया है। तमाम कबायली इलाकों में तैनात पॉलिटिकल एजेंटों के अहदे खत्म करके उन्हें डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर ज़िली इंतजामी अहदों में तब्दील करके फाटा में तैनात तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला और कबायली उमूर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक कबायली इलाका जात में तैनात पॉलिटिकल एजेंट्स के अहदे खत्म कर दिए गए हैं। पॉलिटिकल एजेंट का अहदा डिप्टी कमिश्नर के अहदे में तब्दील कर दिया गया है और महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट के अहदे को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जबकि असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट असिस्टेंट कमिश्नर कहलाएगा। एलामिया के मुताबिक पॉलिटिकल एजेंट के अहदे डिप्टी कमिश्नर के अहदों में तब्दील होने के बाद गैर एलानिया तौर पर 7 कबायली एजेंसियां भी इजला में तब्दील हो गई हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के इजला की तादाद भी 26 से बढ़कर 33 हो गई है। निगरान हुकूमत ने फलों और सब्जियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी। निगरान हुकूमत ने साबिक हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़साम के फलों और सब्जियों की दरामद पर आयद करदा 3% से 20% तक रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी है। FBR की जानिब से रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इंजीर, अंगूर, किशमिश, तरबूज, सेब, खुबानी और अनार समेत मुख्तलिफ इक़साम की चेरीज और आलू बुखारे की दरामद पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को चीन का पहला दोस्ती का तमगा पहना दिया। ग्रैंडिविस ग्रेट हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में चीनी सदर ने दोनों ममालिक की आला शख्सियात के सामने रूसी सदर को बड़ा सुनहरी तमगा पहनाया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि चीन का आला तरीन एजाज उन गैर मुल्कियों को दिया जाता है जिन्होंने मुल्क को जदीदियत की तरफ ले जाने में शानदार शराकत कायम की और आलमी अमन को बरकरार रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि ये दोस्ती का तमगा सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए चीनी अवाम की इज्जत का इजहार करता है और ये चीन और रूस के दरमियान गहरी दोस्ती की निशानी है। चीनी सदर का कहना था कि हम दोनों समझते हैं कि मौजूदा तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है, लेकिन आलमी मईशत की बहाली में बहुत सी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, जबकि इक़्तिसादी आलमगीरियत और इलाकाई इक़्तिसादी इंज़माम वक्ती रुझान है। इसके अलावा तकरीब से कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात दोस्ताना हैं और हमसाये के साथ तरक्की में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का कहना है कि सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाने में जल्दबाजी खतरनाक है। डॉक्टर मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाने में जल्दबाजी करना खतरनाक है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान में इजाफे का ख्वाहिशमंद है। सलामती कौंसिल में इस्लाहात से रुकन ममालिक के स्ट्रेटेजिक मफादात वाबस्ता हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा कि ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का अटल मौक़िफ़ आलमी इदारे के लिए मुनासिब नहीं।
عالمی مسائل کے حل کے لیے لچک اور سمجھوتوں سے کام لینا چاہیے۔ ویمن ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان ویمن ٹیم نے بھارت کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 72 رنز بنائے۔ ثنا میر 20 اور ڈیانا بیگ 6 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہیں، جبکہ ناہیدہ خان سب سے زیادہ 18 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ پاکستان کی جانب سے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ 73 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کو صرف 5 رنز پر 2 وکٹوں کے خسارے کا سامنا رہا، جس کے بعد امید ظاہر ہوئی تھی کہ قومی ویمن ٹیم گیم میں دوبارہ واپس آ سکتی ہے، لیکن روایتی حریف نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ پاکستان کو شکست دینے کے بعد بھارتی ٹیم ویمن ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، ہزارہ ڈویژن، فاٹا اور چند اہم مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مالاکنڈ، مردان، کوہاٹ، بنوں، ڈی جی خان، ساہیوال اور ملتان میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.